हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है नेटवर्क थ्योरी, इसका प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी का सिलेबस पहले वाले नेटवर्क थ्योरी के सिलेबस से डिक्टो 100% मैच करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी इसमें जो वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए कुल मिलाकर 3 साल का ऑब्जेक्टिव का आपको एक ही लेक्चर में प्रोवाइड कर रहे हैं। 2018, 2019 एंड 2020 तीनों साल का ऑब्जेक्टिव हम लोग एक ही सेशन में कवर करने का कोशिश करेंगे और अच्छी तरीके से उसको समझकर हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से डिस्कस भी कर लेंगे। ये सेशन देखने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव में इतना श्योरिटी है कि आप 15 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर से आपको डिक्टो एग्जाम में मिल जाएगा। 15 तो आप डेफिनेटली 10 से 15 के रेंज में आराम से आप सही करके आइएगा। बाकी 4-5 ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हर एक बार नया देता है। नया इन द सेंस कि आपके सिलेबस से ही रहता है, ईजी क्वेश्चन रहता है, बस आपको थोड़ा सा पढ़ना है। ये है, हम वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको कराए हुए नहीं रहेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन आप आसानी से कर लीजिएगा। आपको कॉन्सेप्ट पर आधारित वो क्वेश्चन पूछता है। सिंपल क्वेश्चन रहेगा, बेसिक क्वेश्चन रहेगा, कोई भी रॉकेट साइंस, कोई भी बड़ा और हार्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। शुरुआत हम लोग करते हैं 2018 से। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं 2018 के सवाल में। कहता है ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट कंडीशन इंडक्टर बिहेव एज। कहता है स्टेडी स्टेट कंडीशन में इंडक्टर कैसा बिहेव करता है। तो हमारा स्टेडी स्टेट कंडीशन में इंडक्टर जो होता है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो हम लोग जो है वो इसमें इसको मार्क आउट कर लेते हैं। ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो हमारा है वो हमारा क्या कहता है, कहता द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई टू द पावर ए टी। क्या कहा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फार्मूला वाला क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा। इंडक्टर में जो स्टोर चार्ज होता है उसका वैल्यू, इंडक्टर में स्टोरिंग एलिमेंट होता है तो वहाँ पर कितना स्टोर होता है उसका वैल्यू निकालना है। फिर हमारा कैपेसिटर का निकालना है। ये सब क्वेश्चन हम यहाँ पर कराएंगे आपको। और फूरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक जो फार्मूला है, लाप्लास का तो ज़्यादा, लाप्लास से आपको क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में जो है वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछेंगे और सब्जेक्टिव में भी लाप्लास से आपको क्वेश्चन पूछेगा, डिक्टो पूछेगा। जो क्वेश्चन आपको हम ऑलरेडी करा रखे हैं ऐप पर, यूट्यूब पर, वही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डाटा तक भी चेंज नहीं होगा, सेम क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहा है टी इंटू में ई टू दी पावर ए टी। तो हमारा ई टू दी पावर ए टी का फॉर्मूला क्या होता है, ई टू दी पावर ए टी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में एस माइनस के ए। यही होता है हमारा, क्या होता है 1 अपॉन में एस, और 1 अपॉन में ई टू दी पावर ए टी का क्या होता है 1 अपॉन में एस माइनस के ए, यही होता है। ठीक है, अब देखिए टी का हमारा लाप्लास क्या होता है, तो टी का लाप्लास 1 अपॉन में एस स्क्वायर होता है। तो ये टोटल टर्म हमारा क्या है, एस का ही है। तो ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन में एस माइनस के ए का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एस माइनस के ए का होल स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ई टू दी पावर ए टी का हमारा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में एस माइनस के ए, क्योंकि इसमें टी लगाए हुए हैं तो टी का हमारा लाप्लास क्या होता है 1 अपॉन में एस स्क्वायर। तो ये टोटल टर्म हमारा किसके जगह पर आया, एस की जगह पर आया। तो 1 अपॉन में एस और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर मार दिए, तो 1 अपॉन में एस माइनस के ए का होल स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर डाल देंगे। देखिए आपके सुविधा के लिए हम लोग यहाँ पर भी आपको फार्मूला को एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं। देखिए अगर एफ टी रहता है, एफ टी इजकल टू 1, मतलब 1 का लाप्लास जो हमारा होता है 1 अपॉन में एस होता है। ठीक है, ई टू द पावर ए टी का लाप्लास 1 अपॉन में एस माइनस के, यहाँ पर देखिए प्लस में ए है तो यहाँ पर माइनस में आएगा। टी टू द पावर एन का होता है फैक्टोरियल एन अपॉन में एस टू द पावर एन प्लस के 1। साइन ए टी का हमारा होता है ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। साइन में देखिए एस है तो इसलिए हमारा एस ऊपर नहीं आएगा। कॉस में हमारा एस, कॉस में जो हमारा पहला टर्म क्या है सी है, तो इसलिए इसमें आगे एस नहीं आ रहा है तो इसलिए हमारा इसमें एस आएगा। बाकी फार्मूला दोनों सेम होता है। साइन ए टी का ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर होता है, कॉस ए टी का एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर होता है। क्योंकि कॉस में हमारा आगे में एस नहीं आ रहा है इसलिए इसमें ऊपर में एस आता है, साइन में एस आगे आ रहा है इसलिए इसमें हमारा एस ऊपर नहीं आता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। कन्फ्यूजन होता है जनरली कि हमारा ऊपर में एस, साइन वाला में एस था कि कॉस वाला में एस था, तो उसके लिए आपको बता दें जिसमें एस आपको दिख जाए, साइन में पहले एस दिख गया तो इसमें ऊपर में एस नहीं होगा। कॉस में आपको एस पहले नहीं दिख रहा है तो इसलिए हमारा कॉस में पहले क्या है सी, तो इसलिए हमारा ऊपर में एस होगा। साइन एच ए टी का हमारा क्या होगा, तो साइन एच ए टी का हमारा सिंपली बस क्या होगा, तो साइन जो हमारा ये फार्मूला था वही फार्मूला रहेगा, बस सिर्फ और सिर्फ हमारा
साइन चेंज होगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस। उसी तरीके से कॉस में भी वही फॉर्मूला रहेगा, बस एस स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर हो जाएगा, जो प्लस के ए स्क्वायर था वो माइनस के ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, टी एन ई टू दी पावर ए टी, टी एन ई टू दी पावर ए टी का अगर हम फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला होता है हमारा, पहले जो ये फार्मूला होता है हमारा टी एन ई टू दी पावर ए टी का एन फैक्टोरियल एस माइनस के एन प्लस के 1 होता है। ठीक है, ई टू दी पावर ए टी साइन ए टी, तो ई टू दी पावर ए टी साइन ए टी का हमारा होता है, साइन बी टी का हमारा फार्मूला क्या होता है, तो हमारा इसका होता है बी अपॉन में साइन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ये सब जो है हम आपको डेराइव करके वीडियो में ऑलरेडी दिखाए हुए हैं कि कैसे कैसे ये वैल्यू आता है। तो यही सारे वैल्यू आपको याद रखना है। इतना नीचे तक तो आपको जनरली नहीं पूछेगा, ऊपर कहीं पूछता है, लेकिन अगर पूछा भी तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा, सब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से हमारा लगाकर ये बनाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली 1 ना 2 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे ही मिलेंगे। कहता है कि इन टर्म ऑफ ABCD पैरामीटर टू पोर्ट नेटवर्क इज सिमेट्रिकल इफ एंड ओनली इफ। कहता है कि टू पोर्ट ABCD पैरामीटर, टू पोर्ट नेटवर्क में जो ABCD पैरामीटर है उसमें वो सिमेट्रिकल का कंडीशन क्या है। तो आपको 2 तरीके से पूछता है, सिमेट्रिकल का कंडीशन पूछता है और आपका रेसिप्रोकल का कंडीशन पूछता है। तो दोनों को देखिए हम आपको दिखा देंगे। जेड पैरामीटर में अगर सिमेट्री का कंडीशन पूछेगा तो Z11 इक्वल टू Z22 है, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। ठीक है, फिर हमारा जेड ट्रांसफॉर्म का अगर रेसिप्रोसिटी पूछेगा तो Z12 इक्वल टू Z21 होता है, ये सब आपको याद रखना होगा। बाई पैरामीटर की बात करें तो बाई में हमारा बाई11 बाई22 होता है, यहाँ पर बाई12 बाई21, मतलब अगर जेड आपको याद है तो बाई भी आपको याद है, जैसा जेड है वैसा ही हमारा बाई भी है। ABCD में हमको क्या याद रखना है कि अगर ABCD में सिमेट्रिसिटी का कंडीशन पूछे तो A इक्वल टू डी होता है और रेसिप्रोकल का कंडीशन पूछे तो AD माइनस के BC इक्वल टू 1 होता है। फिर हमारा H पैरामीटर में H11 H22 माइनस, अगर सिमेट्री की बात करें तो H11 H22 माइनस के H12 H21 इक्वल टू 1 होता है और हमारा रेसिप्रोसिटी का H12 और माइनस के H21 होता है। तो ये आपको याद रखना है। जनरली ये तीनों से तो क्वेश्चन पूछता ही पूछना है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर से क्या पूछा हमको, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में देखिए, सिमेट्रिकल में ABCD पैरामीटर में हमारा क्या होता है, A इक्वल टू डी होता है। तो A इक्वल टू डी ऑप्शन कौन है, हमारा ऑप्शन नंबर डी है, तो इसलिए हमारा 3 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कहता है द वैल्यू ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन डेल्टी 4। यूनिट इम्पल्स फंक्शन डेल्टी का वैल्यू हमारा क्या होता है, तो यूनिट इम्पल्स आपको कह रहा है, तो इम्पल्स के केस में हमारा जो डेल्टी का वैल्यू होता है वो हमारा होता है 0 होता है। क्या होता है हमारा, 0 होता है। इम्पल्स अगर रहेगा तो 0 होता है और स्टेप अगर रहेगा तो 1 होता है। इम्पल्स अगर रहे तो 0 होता है और अगर हमारा स्टेप फंक्शन रहेगा तब उस केस में हमारा क्या होगा, अगर यूटी का फंक्शन रहेगा तब उस केस में हमारा 1 होगा। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। कहता है एन RL सीरीज सर्किट हैज अ टाइम कांस्टेंट ऑफ। RL सीरीज सर्किट में जो टाइम कांस्टेंट होता है वो हमारा क्या होता है, तो RL सीरीज सर्किट में हमारा टाइम कांस्टेंट जो होता है वो हमारा होता है L अपॉन में R। क्या होता है, L अपॉन में R। तो ऑप्शन सी इसका जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की, तो कहता है इफ द RMS वैल्यू ऑफ करेंट इज 100 तब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो देखिए RMS वैल्यू हमारा गिवन है और आपको पूछा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। तो RMS वैल्यू का एक फार्मूला होता है RMS। देखिए RMS वैल्यू इजकल टू हमारा क्या होता है, RMS वैल्यू इजकल टू होता है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में √2। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, RMS वैल्यू इंटू में √2। तो RMS वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 और इंटू में √2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी 100√2 इसका राइट आंसर। 7वां क्वेश्चन की बात करें तो हमारा कहता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 4t। sin 4t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो sin 4t की जगह पर आप ये याद रखिए sin 80 बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, तो sin में देखिए आगे में यस आ रहा है तो आगे ऊपर में तो यस नहीं आएगा तो क्या आएगा, a आएगा। अपॉन में फिर हमारा क्या होता था एस स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। अब एक जगह पर क्या है, देखिए एक जगह पर हमारा यहाँ पर क्या है 4 है, तो यहाँ पर 4 डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन में एस स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। देखिए 4 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस के 16, ये जो ऑप्शन है ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा जो होगा वो राइट होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा डी। शायद अगर हमारा वीडियो के कारण अगर आपको नहीं दिख पाए तो घबराना नहीं है, हम यहाँ पर डिक्टेट आपको कर दे रहे हैं, तो अगर देखेंगे ऑप्शन अगर पूरा झप जाएगा तो हम अपना वीडियो को हटा लेंगे, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम डिक्टेट भी कर दे रहे हैं इसलिए आपको दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, देखिए अब हमारा वीडियो दिख रहा होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। इंडक्टर में एनर्जी जो स्टोर्ड होता है उसका वैल्यू क्या होता है, हाफ, यहाँ पर देखिए हाफ LI स्क्वायर, यहाँ पर हाफ LV स्क्वायर है, हाफ LI स्क्वायर है
और हाफ 1/2L I स्क्वायर है, 1/2L V स्क्वायर है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो एनर्जी स्टोर्ड जो हमारा इंडक्टर में होता है वो हमारा होता है हाफ LI स्क्वायर। वहीं पर अगर कैपेसिटर की बात करेगा तो हाफ CV स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये बात को आपको याद रखना है। कहता है इन RLC सीरीज सर्किट R हमारा 1 ओम है, L हमारा 1 हेनरी है और C हमारा 1 फैराड है। तो कहता है डैम्पिंग रेशियो क्या होगा? डैम्पिंग रेशियो ऑफ द सर्किट वुड बी, डैम्पिंग रेशियो क्या हो जाएगा हमारा इस सर्किट का? तो डैम्पिंग रेशियो का हमारा फॉर्मूला होता है, डैम्पिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है R/2√L। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला डालिए, R का वैल्यू कितना है? R का वैल्यू आपको गिवन है 1, तो 1/2 C का वैल्यू हमारा 1 है, L का वैल्यू हमारा 1 है, तो ये 1 हो जाएगा हमारा 1, बाहर निकलेगा 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में 1 इजकल टू क्या हो जाएगा 0.5। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कहता है द सिस्टम कैरेक्टराइज बाय द इक्वेशन y इजकल टू mx प्लस थी। तो ये तो लीनियर इक्वेशन है, सबको याद होगा, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन का एक्सप्रेशन है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, कहता है फॉर सीरीज RLC सर्किट पावर फैक्टर विल बी यूनिटी। पावर फैक्टर यूनिटी कब होगा? सीरीज RLC सर्किट में पावर फैक्टर हमारा जो है वो यूनिटी कब होगा? XL इजकल टू XC पर हमारा होगा, या फिर हमारा XL इज ग्रेटर देन XC पर होगा, या XL इज लेस देन XC पर होगा, या XL इजकल टू XC/2। तो XL अपॉन में XC बराबर जब होता है तब हमारा यहाँ पर पावर फैक्टर यूनिटी आता है। कहता है क्यों आता है पावर फैक्टर यूनिटी? ये भी समझिए, क्योंकि बराबर होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल आउट कर देगा। कैंसिल आउट कर देगा तो सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट किसका बचेगा? तो सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट हमारा रजिस्टर का बचेगा। तो रजिस्टर का इफेक्ट बचा तो हमारा वहाँ पर जाहिर सी बात है रजिस्टर के केस में हमारा पावर फैक्टर क्या होता है? यूनिटी होता है। तो इसी केस में हमारा जो है वो यूनिटी होगा। जब XL इजकल टू XC होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर का इफेक्ट हमारा बचेगा। कहता है इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म FT इज FS। कहता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म FT का हमारा FS होता है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म e⁻80 FT का क्या होगा? तो e⁻80 FT का हमारा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो हमारा क्या होगा? तो वो हमारा होगा, हमारा क्या होगा इसका? तो ये हमारा होगा देखिए FT का क्या था? FS था। तो यहाँ पर देखिए FT का सबसे पहले क्या होगा? FS, और e⁻80 यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगा, तो ये हमारा हो जाता है F इंटू में S माइनस के A, FS माइनस के A। ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर C जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। कहता है कि ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की यूज्ड इन नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस में हम लोग क्या यूज करते हैं? तो नोडल एनालिसिस में हमारा KCL होता है, KVL होता है, फैराडे लॉ होता है, या ओम्स लॉ होता है। तो नोडल एनालिसिस में हम लोग जो उपयोग करते हैं वो हमारा क्या होता है? तो वो हमारा KCL होता है। ऑप्शन ए इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, कहता है इफ द फंक्शन FT सेटिस्फाई द कंडीशन FT इजकल टू F-T। अगर FT इजकल टू F-T कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हमारा फंक्शन कैसा होगा? वो फंक्शन ऑड होगा, वो फंक्शन हमारा इवन होगा, या ऑड इवन दोनों नहीं होगा, या दोनों होगा। तो अगर FT इजकल टू F-T भी हमारा आता है, मतलब T के वैल्यू को निगेटिव में भी डालते हैं, अगर FT का वैल्यू अगर हमारा FT इजकल टू F-T आ रहा है, तब इस केस में ये जो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो इवन को दिखाता है। ये हमारा किसका दिखाता है? कि ये फंक्शन जो हमारा है वो इवन फंक्शन है। तो ऑप्शन बी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, कहता है द कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी इन Z पैरामीटर। अभी आपको बताए थे कि आपको जो है वो यहाँ से क्वेश्चन देखिए, एक ही साल में आपको 2 क्वेश्चन पूछ दिया। एक हमारा ABCD पैरामीटर का हमारा जो था वो सिमेट्रिसिटी का पूछ दिया, और देखिए Z का हमारा क्या पूछ दिया? रेसिप्रोसिटी का पूछ दिया। तो इसका जो हमारा वैल्यू आपको क्या बताए थे कि Z12 इजकल टू Z21 होता है। तो ऑप्शन डी इसका जो होगा वो क्या होगा? राइट आंसर होगा। Z12 इजकल टू Z21। ठीक है, इनवर्स लाप्लास आपको पूछ रहा है S अपॉन में S स्क्वायर प्लस को ओमेगा स्क्वायर। तो अगर फार्मूला आपको याद रहेगा तभी आप बनाइएगा, क्योंकि ये फार्मूला किसका है? ये फार्मूला हमारा कॉस का होता है, क्योंकि कॉस में देखिए, कॉस में हमारा S आगे नहीं आ रहा है, तो ये हमारा देखिए कॉस ओमेगा टी का वैल्यू फार्मूला हमारा क्या होता था? S अपॉन में S स्क्वायर प्लस को ओमेगा स्क्वायर। तो इनवर्स लाप्लास पूछ रहा है, मतलब ये वैल्यू किसका है? कॉस ओमेगा टी का है। तो ऑप्शन बी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, कहता है एट पैरेलल रेजोनेंस सर्किट हैड पावर फैक्टर। पैरेलल रेजोनेंस में पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है? तो पैरेलल रेजोनेंस के केस में हमारा पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो हमारा यूनिटी होता है, 1 होता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, कहता है वेव विथ ऑड सिमेट्री। कहता है वेव विथ ऑड सिमेट्री इन देयर फूरियर एक्सप्रेशन हैव ओनली। कहता है कि वेव जिसमें कि सिर्फ ऑड सिमेट्री होता है वो फूरियर एक्सप्रेशन में दिखाता है। फूरियर एक्सप्रेशन हैज ओनली, उसमें क्या होता है? ऑड सिमेट्री वाला जो वेव फॉर्म होता है उसके फूरियर एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ हमको क्या देखने को मिलता है? तो हमको सिर्फ और सिर्फ साइन टर्म देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, कहता है इफ बी एन एंड एस बी द नंबर ऑफ ब्रांच, मतलब बी हमारा नंबर ऑफ ब्रांच है, एन जो हमारा है वो नंबर ऑफ नोड है और एस हमारा जो है वो नंबर ऑफ सेपरेट पार्ट है। तो कहता है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप इक्वेशन, इंडिपेंडेंट लूप इक्वेशन का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इंडिपेंडेंट लूप इक्वेशन का वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं फार्मूला से। तो ये फार्मूला हमारा होता है बी माइनस के एन प्लस के एस, ये जो फार्मूला है लास्ट ऑप्शन नंबर डी, बी माइनस के एन प्लस के एस, ये फार्मूला जो हमारा होता है वो हमारा इसका जो है वो एक्यूरेट आंसर होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखिएगा डायरेक्टली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s²। तो 1/s² किसका होता है? 1 का लाप्लास हमारा 1/s होता है, t का लाप्लास हमारा क्या होता है? 1/s² होता है, t का लाप्लास हमारा क्या होता है? 1/s² होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए t⁴n का जो हमारा वैल्यू होता है ये हमारा फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन में s⁴n प्लस के 1। तो अगर tn के वैल्यू अगर हम लोग 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो t यहाँ पर 0 रखेंगे, t किसी के पावर भी अगर 0 रखते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, ठीक है, अपॉन में यहाँ पर n का वैल्यू हमारा क्या था? 0। तो यहाँ पर हमारा इसका n का वैल्यू हमारा क्या था? 0 था, n का वैल्यू हमारा क्या था? 0 था। तो यहाँ पर तो हमारा 1 हो गया, अपॉन में हमारा मतलब 1 का हमारा जो होता था वो हमारा क्या होता है? 1/s होता है। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पर 0 और प्लस के 1 डालिएगा तो क्या होगा? 1 तो s⁴1, तो 1/s यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, फैक्टोरियल n यहाँ पर होता है फैक्टोरियल n अपॉन में s⁴n-1। तो ये हमारा फार्मूला होता है और इसी से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? t = 1/s² होता है। तो ये जो इन्वर्स लाप्लास किसका है? तो वो हमारा t का है। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए ये हमारा हो गया यहाँ पर क्या? 2018 यहाँ पर खत्म होता है। अब जो हमारा है वो यहाँ से 2019 शुरू होता है, 2019 में क्या पूछा था? कहा था एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता है क्या? हाफ CV²। ये फार्मूला हमारा होता है। इंडक्टर कहेगा तो हाफ Li², कैपेसिटर कहेगा तो हाफ CV²। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s, 1/s जो है वो किसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है? तभी जस्ट आपको बताए थे कि 1 का हमारा होता है 1/s, तो इसलिए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, कहता है द RMS वैल्यू ऑफ साइन वेव y = 14.14 sin ω/t इज। कहता है कि हमारा साइन एक RMS वैल्यू दिए, एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें RMS वैल्यू हमको द RMS वैल्यू ऑफ साइन वेव y = इतना, इसका हमारा RMS वैल्यू क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर हमारा RMS वैल्यू जो होता है, RMS वैल्यू बराबर हमारा होता है Im/√2, ये आपको भी बताए थे। RMS वैल्यू बराबर हमारा होता है क्या? RMS वैल्यू बराबर होता है Im/√2, यही होता है Im/√2। और हमारा Im का वैल्यू यहाँ पर गिवन है कितना? 14.14, इतना गिवन है। √2 का वैल्यू क्या होता है? 1.414, यही ना होता है। तो यहाँ जब इसको आप कट करिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा? तो इसका वैल्यू आपका 10 आएगा। तो यहाँ पर से हमारा RMS वैल्यू जो आया वो कितना आया? तो हमारा 10 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन टर्म ऑफ ABCD पैरामीटर 2 पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल इफ, रेसिप्रोसिटी पूछ रहा है, तो कब हमारा ये कंडीशन कब रेसिप्रोसिटी को फॉलो करता है? तो रेसिप्रोसिटी को हमारा ये कंडीशन फॉलो करता है जब AD माइनस के BC = 1 होता है। क्या? AD माइनस के BC = 1। ये जो हम चार्ट आपको दिखाए थे वो चार्ट आप जरूर याद रखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पूछेगा। और देख रहे हैं हर एक साल पूछा हुआ है, तो इस बार भी पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि नया क्वेश्चन इन लोग को फ्रेम करना नहीं आता, ये कहीं ना कहीं से उठा के डालेंगे। ज़्यादा चांस है कि प्रीवियस ईयर से ही ऑब्जेक्टिव रहेगा। एन RC सीरीज सर्किट हैव टाइम कांस्टेंट गिवन बाई, RC सीरीज सर्किट में जो टाइम कांस्टेंट है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो टाइम कांस्टेंट हमारा जो होता है वो RC के द्वारा दिया जाता है। R इंटू में C जो हमारा होता है वो टाइम कांस्टेंट देता है RC सीरीज सर्किट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, कहता है वेव विथ इवन साइमेट्री इन देयर फूरियर एक्सपेंशन डज नॉट हैव। कहता है इवन साइमेट्री वाले फूरियर एक्सप्रेशन में कौन टर्म नहीं होता है? तो हमारा साइन टर्म नहीं होता है। कौन टर्म नहीं होता है? तो साइन टर्म हमारा नहीं होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि ऑड सिमेट्री में कौन सा टर्म होता है, तो वो हमारा सिर्फ और सिर्फ साइन टर्म होता है। इवन कहेगा तो साइन टर्म नहीं होता है। ठीक है, कहता है इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज fs, ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म fs है, तब लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा dft/dt का क्या होगा? तो ft का हमारा fs होता है, तो dft/dt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा जो होता है वो हमारा क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शन है sf इंटू में s प्लस के f 0+, यहाँ पर है sf इंटू में s माइनस के f 0+, और हमारा यहाँ पर है fs माइनस के f 0+ और fs f
जीरो प्लस। तो यहाँ पर होता है एस एफ इंटू एस एफ एस माइनस के एफ जीरो प्लस, ये जो होता है इसका राइट आंसर होगा। डी एफ टी अपॉन में डी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो होता है एस एफ एस माइनस के एफ जीरो प्लस, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन, यूनिट इम्पल्स फंक्शन अगर हमारा कहेगा तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो यूनिट इम्पल्स फंक्शन का हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है, इम्पल्स का जीरो होता है, स्टेप का हमारा फर्स्ट होता है। एक बार और आप भी चेक कर लीजिएगा, स्टेप फंक्शन जो हमारा होता है इसका 1 हमारा होता है और इम्पल्स का जो हमारा होता है, अच्छा ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन है। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन डेल टी इज, स्टेप का हमारा डायरेक्ट वैल्यू जो था वो हमारा देखे थे 1 होता था, यहाँ पर इसका वैल्यू हमारा 1 होगा। एक बार इसको आप अपने सिरे से भी चेक कर लीजिएगा, लेकिन हमको लगता है यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो 1 ही होगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन डेल टी का जो हमारा होता है इम्पल्स फंक्शन का, वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है। ठीक है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कहता है क्रिचॉफ्स करंट लॉ रिलेटेड टू, क्रिचॉफ्स करंट लॉ जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, तो बैटरी ईएमएफ से हमारा होता है, जंक्शन करंट से हमारा होता है, आईआर ड्रॉप से होता है, या ऑल ऑफ दी एबव से होता है। तो ये जो हमारा होता है वो सभी से होता है। ठीक है, द कंडीशन ऑफ साइमेट्रिसिटी इन बाई पैरामीटर में कहा साइमेट्रिसिटी, तो ये हमारा क्या होगा, बाई 11 इजकल टू बाई 22, या बाई 12 इजकल टू बाई 21, बाई 21 इजकल टू बाई 11, बाई 12 इजकल टू बाई 22, क्या होता है हमारा, तो ये जो हमारा होता है वो बाई 11 इजकल टू बाई 22 होता है। अगर जेड भी कहेगा तो जेड में भी सिमेट्री क्या होता है, जेड 11 इजकल टू जेड 22। ठीक है, क्यू फैक्टर ऑफ ए सर्किट कैन बी इंक्रीज बाई, क्यू फैक्टर जो हमारा होता है सर्किट का उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं, कैसे, इंक्रीजिंग बैंडविथ, इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, डिक्रीजिंग बैंडविथ या डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पर क्यू फैक्टर का फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है, तभी आप इसको फाइंड आउट कर पाइएगा। तो क्यू फैक्टर का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है एफ आर अपॉन में बी डब्ल्यू, मतलब बैंडविथ। अब देखिए क्यू फैक्टर हमारा कैसे बढ़ेगा, तो अगर हम लोग बैंडविथ को घटाएंगे, इसको घटाएंगे तभी नहीं ये बढ़ेगा, तो हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग बैंडविथ। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन में एस माइनस के ए है, मतलब यहाँ पर ई टू द पावर ये ए टी का होगा, माइनस ए टी का नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारा यहाँ पर प्लस में ए रहता है तो यहाँ पर माइनस में आता है, तो हमारा 12 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का हमारा बी हो जाएगा, ई टू द पावर 80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है हाफ वेव साइमेट्री इज एक्सप्रेस्ड बाई, हाफ वेव साइमेट्री को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किसके टर्म में, तो हाफ वेव सिमेट्री को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं यहाँ पर। देखिए अगर ये ऑप्शन में यहाँ पर टी नॉट दे देता तो हमारा ये जो है वो सही हो जाता, लेकिन गिवन तो है नहीं, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा नन। अब इसका वैल्यू क्या होता है वो आप देख लीजिए, तो इसका वैल्यू हमारा होता है एफ टी इजकल टू एफ टी माइनस के टी नॉट अपॉन में 2, ये इसका एक्चुअल फार्मूला होता है। तो चूंकि यहाँ पर टी नॉट तो दिया हुआ नहीं था, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही नहीं होगा, तो हमारा नन ऑफ दी एबव होगा। ठीक है, ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट कंडीशन कैपेसिटर बिहेव एज, स्टेडी स्टेट कंडीशन में कैपेसिटर हमारा कैसे बिहेव करता है, तो कैपेसिटर हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह करता है, इंडक्टर की तरह करता है, ओपन सर्किट की तरह करता है, या नन ऑफ दिस। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में कैपेसिटर हमारा जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, कहता है डैम्पिंग रेशियो ऑफ सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन एस स्क्वायर 10s प्लस के 100, इसका जो हमारा डैम्पिंग रेशियो होगा वो हमारा क्या होता है, तो डैम्पिंग रेशियो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन जैसे ही आपको कहें तो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन का हमारा डैम्पिंग रेशियो जो होता है वो 0.5 होता है। क्या होता है, डायरेक्टली आप याद रखिएगा 0.5 होता है, तो ऑप्शन बी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कहता है कि ये पॉजिटिव रियल फंक्शन एफ एस कैन हैव एनी फिल इन द ब्लैंक्स इन द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन। कहता है कि एक पॉजिटिव रियल फंक्शन का कोई भी पोल्स और जीरो मतलब हमारा राइट हैंड एस प्लेन में नहीं होना चाहिए, राइट हैंड एस प्लेन में हमारा एक भी नहीं होना चाहिए, जो चीज भी होना चाहिए पोल्स और जीरो वो सब के सब हमारा लेफ्ट हैंड में होना चाहिए, तब वो पॉजिटिव रियल फंक्शन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव रियल फंक्शन कैन नॉट हैव एनी पोल्स एंड जीरो इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द वैल्यू ऑफ रैंप फंक्शन आर टी माइनस 3 एट टी इजकल टू 3, आर टी माइनस 3 एट टी इजकल टू 3 पर हमारा इसका वैल्यू क्या होगा, तो टी इजकल टू 3 पुट करिएगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, ओवरऑल 0, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। 18 की बात करें, कहता है नेटवर्क विल बी नॉन लीनियर, हमारा हाँ कहाँ गया, ए नेटवर्क विल बी नॉन लीनियर इफ इट डज नॉट सेटिस्फाई,
कहता एक नेटवर्क को हम लोग नॉन लीनियर कह सकते हैं अगर वो सेटिस्फाई नहीं करे, क्या? तो सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो नॉन लीनियर है। तो ऑप्शन डी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी जो होगा इसका वो राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द वैल्यू ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन कहेगा तो इसका वैल्यू हमारा क्या होता है? तो इसका वैल्यू हमारा 1 होता है। यूनिट इम्पल्स फंक्शन का वैल्यू पूछे तो वहाँ पर हमारा उसका वैल्यू 0 होता है। और अगर लाप्लास पूछता है तो लाप्लास वाला एक बार आप कंफर्म हो जाइएगा, हमको उस पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है, हमको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमको लगता है लाप्लास का जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स का लाप्लास वो 1 ही होता है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। कहता है द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट इज गिवन बाई। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो हमारा होता है वो सीरीज आरएलसी सर्किट का हम लोग कैसे देते हैं? इसका डायरेक्टली आपको फार्मूला बताए थे। हमारा फार्मूला क्या होता है? 1/2π√LC। ऑप्शन सी इसका जो होगा वो क्या होगा? राइट आंसर होगा। यही तो इसका फार्मूला था एग्जैक्ट। तो ये हमारा 2 साल का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हमारा एंड होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 2020 के ऑब्जेक्टिव। किसको स्टार्ट करेंगे? 2020 के ऑब्जेक्टिव को हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। तो हम उसका दूसरा फाइल में बनाए हैं तो उसको ओपन करते हैं, क्योंकि इसमें एक बार में 40 से 50 पेज ऐड होता है। कुल मिलाकर 60-70 पेज हमारा हो जाएगा, तो उतना तो ऐड नहीं होगा। तो हम आप लोग जो है वो दूसरा फाइल को एक ओपन करते हैं, जिसमें बस 1-2 मिनट का टाइम लगेगा। जस्ट वेट। और आप लोग तब तक अच्छे से वीडियो को शेयर कर दीजिए। जूनियर ये सबको आप लोग बताइए, क्योंकि आप ही लोग तो हमारा ब्रांड एम्बेसडर हैं। जब तक आप लोग बताइएगा नहीं जूनियर तक हमारा इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचेगा? कि इलेक्ट्रिकल वाला कोई गरीब मास्टर है जो कि बहुत ही कम पैसा लेकर पढ़ा देता है, तो इन्फॉर्मेशन पहुँचाइएगा तबे वहाँ तक पहुँचेगा। और ऐसा भी है कि कंटेंट भी बेहतर देता है, एग्जाम का प्रॉपर तैयारी भी करवा देता है। ये सब बात बताइएगा जूनियर को। तो वीडियो को शेयर करिए। आप लोग चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों, ये सब मिल के करवाइए, तभी ना हमारा चैनल थोड़ा ग्रो करेगा, ज़रा बड़ा चैनल लगेगा। छोटा चैनल अभी लग रहा है, इतना कम सब्सक्राइबर आप लोग के बदौलत है। बताइए, आप लोग को हेल्प करना चाहिए। सेव हो जाए जल्दी तब तो यार खोले नेक्स्ट। जस्ट 2 मिनट। ओपन हो जाओ। जस्ट वेट 1 मिनट। हम लोग जो है वो अब दूसरा फाइल को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए 2020। सिस्टम बहुत ही स्लो हो जाता है। देखिए अब हम लोग चलते हैं 2020 में। कहता है प्योर कैपेसिटिव सर्किट द पावर फैक्टर इज। कहता है प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, 0 होता है, इन्फिनिटी होता है। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर हमारा जो होता है वो 0 होता है। ऑप्शन सी। ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट कंडीशन इंडक्टर बिहेव एज। अभी जस्ट इससे पहले करवाए थे। स्टेडी स्टेट कंडीशन में इंडक्टर हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? शॉर्ट सर्किट की तरह। एसी पावर इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज 0। कहता है एसी पावर जो हमारा होता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में वो 0 कब होगा? तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा झट से बना लीजिएगा। पावर इक्वल टू क्या होता है? V इंटू में आई। तो ये पावर 0 कब होगा? या तो वोल्टेज 0 हो, नहीं तो करंट 0 हो, दोनों में से एक कोनो 0 होगा, पावर 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है? आइदर करंट और वोल्टेज। देखिए यहाँ से इससे, हाँ अब मेरा वीडियो हट गया हुआ। देखिए आइदर करंट हमारा और वोल्टेज दोनों में से कोई एगो 0 हो जाएगा, पावर हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका होगा राइट आंसर। तरीके से पढ़िए, समझ में बेहतरीन ढंग से आएगा। रटिएगा तो बेनिफिट नहीं होगा। क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज कनेक्टेड विथ। क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ जो हमारा होता है वो किससे कनेक्टेड होता है? तो आईआर ड्रॉप से और बैटरी ईएमएफ से। ऑप्शन बी डी होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट। इसमें से कहता है कि कौन हमारा एक्टिव एलिमेंट है? तो एक्टिव एलिमेंट हमारा कौन होता है? एक्टिव एलिमेंट मतलब वैसा एलिमेंट जिसको कि चालू करने के लिए पावर का रिक्वायरमेंट होता है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर। और आप अगर इसमें देखिए, अगर ऑप्शन में नहीं आपको मिले ये, तो एक और आपको रह सकता है। वो क्या रह सकता है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये भी आप याद रखिएगा। दोनों हमारा जो होता है वो क्या होता है? एम्पलीफायर। ये जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है? एक्टिव एलिमेंट होता है। बाकी रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर ये सब हमारा पैसिव एलिमेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर एलिमेंट। कहता है इसमें से कौन सा हमारा लीनियर एलिमेंट होता है? तो रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर ये सब हमारा लीनियर एलिमेंट में आता है। लेकिन ये सब चीज़ तो यहाँ पर दिखिए नहीं रहा है। ऑप्शन तो बड़की अलग दे दिया है। सेमीकंडक्टर डायोड है, हीटर कॉइल है, ट्रांजिस्टर है और इलेक्ट्रिक आर्क है। अब दिमाग यहाँ पर लगाना था कि हम पता है हमको कि लीनियर एलिमेंट में हमारा क्या होता है? रजिस्टर होता है, इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है। यही 3 चीज़ होता है। तो देखिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये 3 चीज़ आपको देखने को मिलेगा, या 2 चीज़ मिनिमम आपको, 1 चीज़ 2 चीज़ मिलेगा आपको। तो हीटर कॉइल,
कॉइल में हमारा उसका रेजिस्टेंस भी होगा और उसका इंडक्टेंस भी होगा, तो इसलिए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीटर कॉइल। क्वेश्चन नंबर 7, द एवरेज वैल्यू ऑफ ए प्योर साइन वेव इज टाइम ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। कहता है कि एवरेज वैल्यू जो होता है वो प्योर साइन वेव का प्योर साइन वेव का जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू का कितना टाइम्स होता है। तो मैक्सिमम जो हमारा वैल्यू होता है उसका ये हमारा कितने टाइम्स होता है, तो ये हमारा जो होता है वो 0.637 टाइम्स हमारा होता है। कितना होता है? 0.637 टाइम्स होता है। कैसे निकालते हैं हम लोग? यहाँ पर देखिए आई एवरेज जो हमारा होता है इसका फॉर्मूला हमारा होता है 2IP अपॉन में पाई। क्या होता है? 2IP अपॉन में पाई। और IP इजकल टू हमारा क्या होता है? तो IP इजकल टू हमारा जो होता है वो हमारा होता है आई मैक्स। क्या होता है? आई मैक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2I मैक्स अपॉन में पाई। जब 2 को पाई 1.41 पाई का वैल्यू जो हमारा है 3.14, इससे जब आप डिवाइड करिएगा तो आपका वैल्यू आता है 0.637, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.637 IP कहिए या आई मैक्स कहिए, जो भी कहिए, दोनों बात बराबर है। कहता था वैल्यू ऑफ करेंट फ्लोइंग इन ए RLC सीरीज सर्किट ड्यूरिंग रेजोनेंस। कहता है जो करंट हमारा फ्लो करता है, करंट जो हमारा फ्लो करता है RLC सीरीज सर्किट में रेजोनेंस के कंडीशन में वो क्या होता है? मिनिमम करंट होता है, मीडियम करंट होता है या मैक्सिमम करंट होता है। तो देखिए रेजोनेंस के टाइम में जो करंट का फ्लो होता है वो हमारा मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम करंट हमारा सर्किट से फ्लो होता है रेजोनेंस के टाइम में। अगर मैक्सिमम करंट फ्लो होता है तो यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको बन सकता है कि अगर हमारा करंट मैक्सिमम फ्लो हो रहा है इसका मतलब क्या होगा? उसका इंपीडेंस जो हमारा होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा। इंपीडेंस मिनिमम होगा तभी ना वो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो रेजोनेंस के कंडीशन में अगर हमारा करंट मैक्सिमम फ्लो करता है मतलब वहाँ पर इंपीडेंस जो होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, कहता है क्वालिटी फैक्टर हमारा RLC इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम लोग डिफाइन करते हैं किस टर्म में? तो क्वालिटी फैक्टर जो हमारा होता है क्यू फैक्टर RLC इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो हमारा डिफाइंड होता है 1/R√LC से। क्या होता है? 1/R√L/C से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कहता है विच इज द बेस्ट प्रीफर्ड मेथड टू कैलकुलेट करंट फ्लोइंग द सर्किट। किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो उसका बेस्ट मेथड क्या है जिससे कि हम लोग करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं? तो वो हमारा है मेश वोल्टेज एनालिसिस मेथड। तो ऑप्शन बी इसका जो होगा वो क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, कहता है कि अगर कुल मिलाकर 8 नोड है किसी भी नेटवर्क में तो उसमें से हम लोग कितना नोडल एनालिसिस इक्वेशन लिख सकते हैं? देखिए 8 नोड रहेगा तो 7 नोड रहेगा तो 6, मतलब एक कम, जितना नोड है उससे एक कम हम लोग जो है वो इक्वेशन को लिखते हैं। तो 8 नोड है तो इसका हम लोग कितना लिखेंगे? 7 इक्वेशन को लिखेंगे। फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एन ऑड पीरियोडिक फंक्शन। ऑड पीरियोडिक फंक्शन का फूरियर एक्सपेंशन में हमारा कौन टर्म्स वो कंटेन करता है? तो ऑड अगर पीरियोडिक फंक्शन की बात करेगा फूरियर सीरीज के केस में तो वो हमारा क्या कंटेन करता है? तो वो हमारा साइन टर्म कंटेन करता है। हर एक साल ये क्वेश्चन पूछा है, कोई ऐसा साल नहीं जिसमें कि नहीं पूछा है। आपका 18 में भी पूछा है, 19 में भी पूछा है, 20 में भी पूछा है। क्वेश्चन यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, टेंशन आप लोग नहीं लीजिएगा। कहता है कि FT इज इवन फंक्शन। अगर हमारा FT इवन फंक्शन है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हमारा FJ ओमेगा में क्या होगा? तो इसका हमारा होता है 0 से इन्फिनिटी FT cos ओमेगा t dt। ये इसका जो होता है वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन का t⁻⁻at का क्या होगा? तो t⁻⁻at का हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा वो 1, देखिए माइनस के है तो प्लस के हो जाएगा और t का हमारा क्या होता है? स्क्वायर होता है 1/s²। देखिए e⁻⁻at इसका पहले हम लोग लाप्लास निकालेंगे तो इसका क्या होगा? 1/s + के a, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। और चूंकि t का हमारा क्या होता है? तो t का हमारा होता है 1/s², तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? 1/s + a का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका, हाँ 1 है, 1 ए, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? 1/s + के a। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, कहता है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s/s² + 16। s आ गया है मतलब साइन तो होगा नहीं, कॉस ही होगा। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका हमारा हो जाएगा cos 4t। क्या हो जाएगा? cos 4t। इसका फॉर्मूला क्या होता है? s/s²/a²। तो एक जगह पर क्या है? 4, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16। तो इसी का इन्वर्स तो हमारा होता है cos 4t। तो ऑप्शन बी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, कहता है 2 पोर्ट नेटवर्क इज रेसिप्रोकल इफ एंड इफ। देखिए यहाँ पर 2 पोर्ट नेटवर्क लिखा है लेकिन साथ में ये नहीं लिखा है कि कौन सा पैरामीटर हम लोग ले रहे हैं। ABCD हमारा ABCD है या फिर हमारा Z है, बाई है, कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल का कंडीशन हमारा क्या होता है? तो रेसिप्रोकल का हमारा कंडीशन जो हमारा ABCD में था वो AD - के BC = 1, यही ना था?
तो ये हमारा इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। बाकी ये सब ए इक्वल टू डी तो हमारा सिमेट्रिसिटी का था, और ये तो ऐसा कुछ हम लोग पढ़ेंगे नहीं, तो ऑप्शन बी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, कहता है टू पोर्ट नेटवर्क इज सिमेट्रिकल। यहाँ पर भी देखिए नाम नहीं लिखा है कि आपको जेड के लिए पूछा है कि वाई के लिए पूछा है कि ABCD के लिए पूछा है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन से आपको यहाँ पर देखना है। तो देखिए सिमेट्रिकल में जेड या वाई दोनों में हमारा क्या होगा, अगर 1-1 वाला रहेगा, 1-1 2-2 रहेगा, तो वो हमारा जो होगा वो उसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन देखिए Z12 है, Z21 है, ये सिमेट्रिसिटी का तो है नहीं। फिर हमारा है Z11 Z22, यही तो है, Z11 Z22 हमारा क्या है, सिमेट्रिसिटी को शो कर रहा है। और Y12 और Y21 ये हमारा सिमेट्रिसिटी को शो नहीं करता है, ये हमारा किसको शो करता है, रेसिप्रोसिटी को शो करता है। ये भी हमारा किसको शो करता है, रेसिप्रोसिटी को शो करता है। तो ऑप्शन बी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, कहता है इन RC सीरीज सर्किट द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट। RC सीरीज सर्किट में जो वैल्यू हमारा होता है टाइम कांस्टेंट का, ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ था, तो ये हमारा क्या होता है, RC होता है। तो ऑप्शन डी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, कहता है लोअर टाइम कांस्टेंट इंप्लाइज। लोअर टाइम कांस्टेंट क्या बताता है, तो वो हमारा स्लो एक्सपोनेंशियल राइज को दिखाता है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज डिफाइंड एज, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम डिफाइंड होता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और टोटल नंबर ऑफ पोल और इक्वेशन, इसी ये दोनों चीज को हमको डिफाइन करता है। तो ऑप्शन डी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो ये हमारा था कुल मिलाकर टोटल तीनों साल का 18, 19, 20 अभी तक जितना एग्जाम हुआ है नेटवर्क थ्योरी में, सारे ईयर का आपको ऑब्जेक्टिव हम प्रोवाइड कर दिए। ये ऑब्जेक्टिव को अगर आप सही ढंग से अच्छे से इसको याद कर लेते हैं, या वैसे तो समझा के आपको बताए हैं, तो रटने की आवश्यकता पड़ेगा नहीं। 1 से 2 बार इसको बस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ये गारंटी मानिए कि यहाँ पर से आपको 15 ऑब्जेक्टिव तो डिक्टो यहीं से मिलेंगे, कुछ भी आगे पीछे नहीं होगा। 4-5 ऑब्जेक्टिव नए होंगे, कोई जाहिर सी बात मतलब अलग बड़ा बात नहीं है, 5 ऑब्जेक्टिव आपको नया मिलेगा, 4-5 ऑब्जेक्टिव, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव भी ऐसा होगा जिसको कि आप बना सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के ऑब्जेक्टिव लगाना है। बहुत बार क्या होता है, जैसे ही क्वेश्चन नया देखता है तो बच्चा को तो डर लगता है कि हमसे तो बनबे नहीं करेगा। क्वेश्चन देखा, वो उसका दिमाग में घुस गया कि हमरा से तो बनबे नहीं करेगा ये क्वेश्चन। जैसे ही दिमाग में बात आ गया, फिर आप क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, आंसर आपको पता ही नहीं चलेगा। तो दिमाग में ये रखना है कि हमको सारा कुछ आता है। पहली बात तो ये दिमाग में कि हमको सारा कुछ आता है। क्वेश्चन को पढ़िए, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए। एक बात और, बहुत गलत काम आप लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव के। एग्जाम में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव को आप सबसे लास्ट में बनाने के लिए छोड़ते हैं, बहुत ही गलत करते हैं, क्योंकि लास्ट में आपको टाइम नहीं मिलता है। ऑब्जेक्टिव ही एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि आप बनाइएगा तो डायरेक्ट आपको नंबर मिलेगा, कहीं पर कोई नंबर आपको कटेगा नहीं। कोशिश ये करिए कि शुरुआत के 15 से 20 मिनट के अंदर आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव को बना लीजिए। जो ऑब्जेक्टिव आपको आता है वो तो कम से कम आप लोग उसी समय बना लीजिए। जो ऑब्जेक्टिव में आपको दिक्कत है, जिसमें आपको लगता है इधर उधर से कुछ काम चल जाएगा हमारा, तो उसमें हम तो यही कहेंगे कि इधर उधर के फेरा में नहीं रहिएगा, क्योंकि कभी भी दोस्त साथ ही नहीं देता है, बहुत बार दगा भी कर देता है, तो गलत हो जाता है ऑप्शन। इसलिए दूसरा के बात पर भरोसा नहीं करना है। और एग्जाम के समय में आप अपना आंसर सही भी बनाए हो रहिएगा, बगल वाला बोल देता है कि नहीं इसका तो हम बी पढ़ के आए हैं, तो आप BA मार दीजिएगा, क्योंकि आपके ऊपर आपका अपना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो ये सब काम नहीं करना है। पहले ऑब्जेक्टिव को अपने जितना सहूलियत से बन सके उसको बना लेना है, और जो अपने बनाए हैं उसमें अगर बाहर वाला कुछ भी बोले उसको चेंज नहीं करना है। जो आपका आंसर है वही रहने देना है, क्योंकि आप जो बनाए हैं उसमें श्योरिटी ज़्यादा है, बगल वाला आपको कंफ्यूज कर रहा है, इसलिए इस सब पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर से हम लोग डिस्कस कर दिए। बहुत ही जल्द आप लोग को मैराथन हम शुरू करते हैं। पहले सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग डे बाय डे 1-1 दिन करके हम लोग मैराथन को शुरू करेंगे, और 1-1 दिन में ही सारा सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे। 1 दिन में या 2 दिन में एक सब्जेक्ट हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो अच्छे से आप लोग प्रॉपर नोट डाउन करिए, प्रॉपर रिवाइज करिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब आप लोग करवाइए, सभी दोस्तों को बताइए, जूनियर को बताइए, 3rd सेमेस्टर वाले स्टूडेंट, 4th 5th जो भी आप लोग हैं उन सभी को आप लोग इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि ये चैनल उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, जैसे आपके लिए बेनिफिशियल है।